इसको ऐसा भी फील होता था कि वो साया है जो कि इससे निपटना चाहता है। जैसे ही उसको ऐसा कुछ फील होने लगा, तीसरे चौथे दिन वो तेज चिल्लाती है, वो तेरे साथ छेड़छाड़ी भी करता है क्या? माँ बोलती है हाँ। ये सुनकर हुमा के अब्बू का और दिमाग खराब हो जाता है। तो मौलाना बोलता है इस लड़की को तो अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएगी और इसको अपने साथ ले भी जाऊंगा। जैसे ही वो खुशबू उसके नाक में गई, वो एक अलग ही नशे में चूर हो गई। वो खुशबू उसको इतनी असर कर रही थी कि वो बिल्कुल मंदहोश हो रही थी। उसकी बॉडी में अजीब से गुदगुदाहट होने लगी थी। आज की स्टोरी हुमा की है जो कि पटना के बिहार से बिलोंग करती है और ये आज भी इस एंटिटी से परेशान है। अभी तक इसको इस चीज का इलाज नहीं मिला। पहले हुमा के बारे में जान लेते हैं। जो हुमा है इसके की 2 भाई है और इसके पापा मम्मी है। तो पापा का एक बिजनेस है, फुटवेयर का छोटा सा बिजनेस है, जैसे कि दुकान होती है, उसमें इनके दोनों भाई जो कि काम करते हैं। और पास में ही एक गाँव में वहाँ पर इसके दादा दादी चाचा चाची ताऊ ये रहते हैं। ये बात है 2018 की, जब हुमा पास वाले गांव में गई हुई थी और अपनी भाभी के साथ सो रही थी और रात को सोते सोते फोन चला रही थी। इसको पता ही नहीं चला कब 1 बज गए और इसको वॉशरूम जाना था। तो आपको पता ही होगा गांव में कैसे होता है। गांव में घर होता है, उसके थोड़ा सा बाहर पे वॉशरूम होते हैं। आज भी शहर की तरह नहीं होते कि एक रूम है उसके अंदर ही वॉशरूम हो गए। पहले आंगन होता है और वहाँ पर वॉशरूम बनाया जाता है। तो इनके भी वैसा ही था। तो ये मन में सोच रही थी कि मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगी, लेकिन ये थोड़ी हिम्मत करती है, सोचती है कि मैं चल जाती हूँ, भाभी जी सो गई है, इनको क्यों मैं परेशान करूँ। और ये उठती है और जैसे रूम के बाहर देखती है तो इसको पता चलता है कि उस दिन अंधेरी रात थी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन ये हिम्मत जुटाती है और टॉर्च लेकर वॉशरूम के लिए चली जाती है। और जैसे ही इसने काम करके गेट खोला, वैसे ये देखती है कि इसके सामने 6-7 फीट लंबा एक साया खड़ा हुआ था। इसको कुछ भी समझ नहीं आता है और इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा गया हो। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अगले ही पल थोड़ी देर में इसको होश आता है, ये ठीक होती है और ये सीधा रूम के अंदर जाती है। और रूम के अंदर जाने के बाद ये सोने की कोशिश करती है, लेकिन इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि आखिर वो था तो था क्या। लेकिन फिर जैसा कि वहाँ पर मोबाइल चलाते हैं तो इसके दिमाग में भी आया कि मोबाइल चलाने की वजह से ऐसा फील हो गया होगा, क्योंकि इतनी देर से मोबाइल चला रही थी ना, इस वजह से। जब हुमा को नींद आती है तो उसको अजीब अजीब से सपने आते हैं। उस रात सपनों में उसको कोई मारने की कोशिश कर रहा था और जब वो हुमा उठती है तो वो बहुत लो फील करती है, जैसे मानो उसकी तबीयत खराब हो रही हो। उसको उठाया नहीं जा रहा था, उसको हिम्मत नहीं थी उठने की। ऐसा फील होता है मानो कि बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई हो। तो वो अपने भाई को बोलती कि भैया मुझे मम्मी के घर ले चलो, मेरी तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो रही है, यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ पर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जाकर मैं दवा ले लूंगी। तो भाई इसकी बात मानता है और उसको दोपहर में इसकी मम्मा के घर पर छोड़ आता है, जिसको कि अम्मी बोलती है। पहले तो ये अम्मी को कुछ नहीं बताती है कि थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो जाएगा शाम तक, लेकिन जैसे ही शाम होती है इसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। इसको ऐसा लग रहा था कि जो इसका शरीर है बिल्कुल मिट्टी हो गया हो, उसमें कुछ जान ही नहीं है। तो ये अपनी अम्मी को बोलती है तो इसकी अम्मी इसका हाथ चेक करती है जैसे कि नॉर्मल घर में करते हैं और पता चलता है कि इसको बहुत ज्यादा बुखार है। तो इसके लिए उसी टाइम पर दवाई मंगाई जाती है। जब हुमा दवाई लेकर सोने के लिए जाती है तो थोड़े दिन बाद इसको ऐसा फील होता है कि एक काले रंग का साया है जो कि इसके पास आकर इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। इसकी की लंबी लंबी टांगे जो कि इसको दिखाई दे रही थी। ऐसा ही 3-4 दिन तक चलता है, लेकिन ये किसको बताती नहीं है। इसको ऐसा भी फील होता था कि वो साया है जो कि इससे निपटना चाहता है। जैसे ही उसको ऐसा कुछ फील होने लगा, तीसरे चौथे दिन बहुत तेज चिल्लाती है और चिल्लाने पर इसकी अम्मी इसके रूम में जल्दी से आती है और उसको ये सब बातें बताती है कि मुझे 3-4 दिन से ऐसा फील हो रहा है। तो रात का टाइम हो गया था तो इसकी अम्मी बोलती कि सुबह देखते हैं, अभी तो एक काम कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, सो जा तू। और वो एक दुआ पढ़ती है, प्रार्थना करती है। जैसे ही इसको नींद आती है तो वो भी इसके पास ही सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह माँ उठती है उसको अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे कि सड़े हुए मांस की हो, गंदे से टॉयलेट की स्मेल हो और कभी कभी सिगरेट की स्मेल इसको आने लग जाती है। जैसे ही ये बात ये अपनी अम्मी को बताती है तो अम्मी बोलते हैं तेरी तबीयत खराब है, इस वजह से आ रही होगी, एक काम कर तू नहा कर आ जा, हमें तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आ रही। तो जैसे ये नहाने जाती है इसको बिल्कुल हल्का फील हो जाता है, ना कोई स्मेल आती है ना कोई बदबू आती है। तो कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचती है कि यार
तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम से आती है उसको वैसे ही बदबू आना फील हो जाती है। वो 2 मिनट भी नहीं रुक पाती है, हुमा को वैसे ही उल्टी हो जाती है और हुमा वापस वॉशरूम में चली जाती है। वो कई बार तो इसलिए बार बार वॉशरूम जा रही थी ताकि वो उस बदबू से परेशान ना हो, उस बदबू से उसको छुटकारा मिल जाए इस वजह से, क्योंकि बाथरूम में इसको बिल्कुल से बिल्कुल बदबू नहीं आ रही थी। जैसे ही रात हुई वो बाथरूम से बाहर आई, उसको वैसे ही वो साया वापस से दिखाई दिया और वो साये की बस टांगे टांगे दिख रही थी। हुमा ये देखकर चौंक गई, लेकिन हुमा उस टाइम डटी रही, वो देखती रही। तो जैसे ही वो साया धीरे 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 छोटा हो रहा था और 6-7 फुट का हुआ, वैसे उसका चेहरा देखकर वो डर गई। इतना भयानक चेहरा हुमा ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जैसे ही हुमा डरती है उसकी बॉडी बिल्कुल से अकड़ जाती है और हुमा को वो साया था जो जकड़ लेता है। तो हुमा एकदम बेहोश। उसके बाद का हुमा को बिल्कुल से बिल्कुल कुछ भी याद नहीं कि उसके बाद आखिर हुआ क्या था। जैसे ही हुमा अंदर नहीं गई तो इसकी अम्मी 2-3 मिनट वेट की, उसके बाद तो बाहर आ गई ये देखने के लिए। जब बाहर आई तो हुमा पड़ी हुई थी बेहोश और इसके पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा हुआ था, जैसे कि कीचड़ में नहा ली हो। तो हुमा की मम्मी उस टाइम चीखती है और इसके अब्बू को आवाज देती है। वैसे इसके अब्बू भागकर बाहर आते हैं। जैसे ही हुमा के अब्बू आते हैं उनका दिमाग भी बिल्कुल से सुन्न पड़ जाता है, कुछ काम नहीं करते कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या है। और अब्बू हुमा को उस टाइम उठा कर अंदर ले जाते हैं और जो हुमा की अम्मी होती है उसको नहलाती है, इसके कपड़े चेंज करती है। तब तक हुमा को कुछ भी होश नहीं था, लेकिन इसकी सांसें चल रही। और फिर इसके ऊपर एक तेल होता है जो कि मस्जिद से लाया हुआ था, वो मलना शुरू करते हैं। जैसे ही हुमा की आंखें धीरे धीरे खुलती है, जैसे ही हुमा की आंख खुलती है वो बिल्कुल सारी घटना एक साथ बताती है। वो बताती है कि जैसे ही वो उसको दिखाई दिया वैसे ही उसकी बॉडी अकड़ गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो बेहोश हो गई। तो उसके पापा बोलते हैं कि बच्चे के ऊपर बुरा साया आ गया है, लगता है सुबह मौलाना साहब को बुलाना पड़ता है। तो उसकी मम्मी रात को सारी रात हुमा की मम्मी सूरह यासीन की किताब पढ़ती रहती है कि हुमा को कोई भी तकलीफ ना हो। सुबह होती है और मौलाना साहब को घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही मौलाना साहब घर पर आते हैं तो घर के आसपास वो देखते हैं, पूरे घर को कोनों को आसपास से निहारते हैं और हुमा के पास आकर बोलते हैं कि बेटा तुझे अजीब सी बदबू आती है बाथरूम से, तुझे सड़े हुए माँ जैसी बदबू आती है क्या? वैसे ही हुमा बोलती है हाँ। वो तेरे साथ छेड़छाड़ी भी करता है क्या? हुमा बोलती है हाँ। ये सुनकर हुमा के अब्बू का और दिमाग खराब हो जाता है। तो मौलाना बोलता है खबीस का साया है इस बच्ची पर, ये ऐसे ही नहीं जाने वाला, इसके लिए एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी और वो पूजा होगी कल। ये इसको बहुत सारा दुख देगा और उसके बाद अपने साथ ले जाएगा अगर तुमने पूजा नहीं कराई तो। ये तो शुक्र मनाओ कि इस घर पर की अच्छी नजर, जिस वजह से ये बच्ची अभी तक बची हुई है, नहीं तो ये उसको कब का ले गया होता। अभी मैं बस एक ताबीज दे रहा हूँ जो कि इसको सुबह तक सुरक्षा करेगा। अगले दिन मैं आऊंगा और पूरी पूजा करूंगा। उसके लिए जो सामान मैं बता रहा हूँ वो लाना होगा। इसमें कि हल्दी है, कबूतर का खून है, काला कपड़ा है, हरा कपड़ा है, ऐसे कुछ सामान मौलाना ने हुमा के अब्बू को बताया। जैसे ही हुमा ताबीज पहनती है उसको ये स्मेल आना बंद हो जाती है और मौलाना अपने घर पर चले जाते हैं। जैसे ही मौलाना अपने घर पर जाते हैं तो उनको वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर भी आ गया है, तो वो अपना कुछ क्रिया करते हैं और बिना डरे सो जाते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि कैसे डील करना है इन एंटिटी से। जैसे ही मौलाना सुबह उठते हैं तो घर में सब नॉर्मल होता है। तो वो हुमा के घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद उनसे जो भी सामान मंगाया था वो सब अपने पास रखते हैं और एक गोला बना लेते हैं और उस गोले में हुमा को बिठाकर हुमा के ऊपर कबूतर के खून के छींटे मारे जाते हैं। जैसे ही यह चीज होती है हुमा की बॉडी में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, उसका स्किन टोन डार्क शेड की तरफ चलने लग जाता है, उसके बाल वो खोल लेते और मौलाना साहब के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है हे मौलाना, तो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे जैसे कितने मौलाना आए और कितने मौलाना गए, मेरे आगे तो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएगा। तो मौलाना साहब गुस्से में है शैतान खबीस, अल्लाह से डर, अल्लाह के आगे तू कुछ भी नहीं है। इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है तू? आखिर इस घर वाला तेरा बिगाड़न क्या है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तो वो तेरा हंसता है और बोलता है अरे मौलाना, मेरा जैसा शैतान तूने कभी देखा नहीं होगा। इस लड़की ने मेरे काम में टांग अड़ाई है। आधी रात में जब मैं बैठकर अपना काम कर रहा था तो इसने मेरे लात की मारी। ये खबीज जो बात कर रहा था ये उस टाइम की कर रहा था। इस टाइम हुमा थी टॉयलेट के लिए जा रही थी तो खबीज तो दिखता नहीं है।
तो गलती से उसके लात लग गई होगी या वहाँ पर उसका निवास स्थान होगा, जिस वजह से हुमा की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इस लड़की को तो अब ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएगी और इसको अपने साथ ले भी जाऊंगा। ये सब सुनने के बाद मौलाना अपना झाड़ फूक करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही 15-20 मिनट करते हैं वैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हुमा को एक ताबीज देते हैं और हुमा को इसको पहनने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि 40 दिन तक तू कुरान का पाठ करेगी, एक दिन भी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो खबीस है जो तेरे अंदर तो नहीं है लेकिन तेरे आसपास है, हम इससे तेरी सुरक्षा पे ताबीज करेगा, लेकिन 40 दिन बाद ये असरदार नहीं रहेगा। अगर तूने एक दिन भी चूक की तो ये वापस तेरे अंदर आ जाएगा और तुझे परेशान करेगा। जैसा जैसा मौलाना ने कहा हुमा ने वैसा वैसा किया। हुमा को लगा खबीस चला गया है 40 दिन बाद, लेकिन ये तो अभी प्रॉब्लम आने की शुरुआत थी। हुमा के लाइफ में अभी तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जिसको कि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 3 साल तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर आता है 2021 जब हुमा की फैमिली उसी सिटी में एक नया घर बना के उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। एक शाम को वो कॉलेज से चलकर वापस आ रही थी तो हुमा को ऐसा फील होता है कि उसके आसपास से कुछ चीज एकदम से गुजर कर गई हो। उसके पास इतनी तेज तभी से खुशबू आ रही थी जैसे किसी ने बहुत खतरनाक वाला बहुत खुशबू वाला इत्र लगाया हो। ऐसी खुशबू तो उसने आज तक नहीं सूंघी थी। जैसे ही वो खुशबू उसके नाक में गई वो एक अलग ही नशे में चूर हो गई। खुशबू उसको इतनी असर कर रही थी कि वो बिल्कुल मंदहोश हो रही थी। उसकी बॉडी में अजीब से गुदगुदाहट होने लगी थी। कैसे ना कैसे करके वो घर पहुंची। सेम 2018 की तरह उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसको 3 साल पहले फील हुआ था कि कोई उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसको बदबू नहीं, इस बार उसको खुशबू आ रही थी। ये खुशबू हुमा को ही नहीं बल्कि इसके पूरी फैमिली को आ रही थी। कोई भी इसके पास आता तो उसको ये खुशबू आती, लेकिन किसी ने इत्र का तो यूज ही नहीं किया था, तो ये खुशबू कहाँ से रहती है किसी को नहीं पता चल रहा था। 2-3 दिन हुए थे, इन पूरे घर में एक सफेद सा साया दिखने लगा था जो कि बस हुमा को परेशान करता था। ये देखकर उन्होंने वापस से मौलाना साहब को बुलाया और मौलाना साहब घर में आते हैं, पूरे घर को अच्छी तरीके से देखते हैं और मौलाना साहब चेक करने के बाद बोलते हैं इस बच्चे के ऊपर दूसरा जिन आ गया है। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है आखिर। तो मौलाना साहब से पूछते हैं कि हमारी बिटिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ये जो भी होता है हमारे बिटिया के साथ ही होता है। तो मौलाना साहब बोलते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये जो चीज़ें हो रही है ये कुछ लोगों के साथ होते हैं क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनकी तरफ ये चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती है। जैसे कि हुमा थी, हुमा भी बहुत सेंसिटिव थी इन चीज़ों में। जैसे ही मौलाना साहब अपनी क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है वो एक दिन बाहर बस बाल खोल के घूम रही थी शाम के टाइम पे, और उसी टाइम वो जिन्न की निगाहें हुमा की तरफ पड़ गई और हुमा की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया। हुमा जिन्न को इतनी पसंद आ गई थी कि वो हुमा को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्न ने अपनी डिमांड रखी कि वो हुमा को कभी भी नाखुश नहीं रखेगा, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हुमा की हर एक बात करेगा, हुमा की नहीं उसकी फैमिली की भी हर एक बात मानेगा, जो उनको चाहिए वो ला कर देगा, हर एक चीज़, शोहरत, दौलत, सब कुछ। लेकिन वो एक शर्त रख रहा था कि वो हमेशा हुमा के साथ रहेगा, कोई दूसरा मर्द हुमा के पास आना भी नहीं चाहिए। फिर मौलाना साहब क्या थे, मौलाना साहब ने और झाड़ फूक की, पूरी अपनी विद्या लगा दी और अपनी इतने पावरफुल जिन था कि वो उसको अलग तो नहीं कर पाए, लेकिन हुमा के गले में एक और ताबीज बांध दिए। अब से हुमा के पास हुमा के गले में 2 ताबीज रहते थे और आज तक भी हुमा उन दोनों ताबीजों को पहन कर रखती है। अब जिन और हुमा के बीच में वो ताबीज एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हैं जो कि हुमा की उस जिन से रक्षा करते हैं या उसको दूर रखते हैं उस जिन से। और हुमा को बोला गया कि तुझे रोज कुरान पढ़ना होगा और शाम के वक्त बाल खुले करके नहीं घूमना है, नहीं तो और दूसरी एंटिटी भी उसके पीछे आ सकती है, जिसका बचने का बस एक इलाज है कि तुझको सावधानियां रखनी होगी। और हुमा आज भी सावधानियां रखती है और इनसे बचने की कोशिश करती है और अभी भी वो अपना इलाज ढूंढ रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि हुमा को बहुत जल्दी इन सभी एंटिटी से छुटकारा मिल जाए और वो भी सबकी तरह नॉर्मल ज़िंदगी बिता पाए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके पास भी हो कोई रियल नेचुरल ऐसी स्टोरी तो हमें आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अनोखी वीडियो में या फिर रोस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय दादा परशुराम।